नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग देख रहे थे साइंस का कंसेप्ट सीरीज। इसके अलावा कंसेप्ट के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे थे। साइंस में हमने सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था फिजिक्स, क्योंकि मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम रहता है। फिजिक्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशन आपको देख लिया था। इसके अलावा पूरे हमने मैकेनिक्स देख लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट हमने देखा था वेव्स, और वेव्स में हमने साउंड को देखा था। तो हमने ध्वनि तक कंप्लीट कर लिया था विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये चैप्टर जो है प्रकाश, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके कंसेप्ट को मैं कवर कराऊंगा। तो आप जो है, मैं काफ़ी यहाँ पे डेप्थ में जाने की कोशिश ना करूँगा। आपके लिए जो है ये लाभदायक नहीं होगा। आप बस सिंपल सा कंसेप्ट जाने, और क्वेश्चन जो आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाऊँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप चाहे तो इसे 1.25 1.5 करके इसे देख सकते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे देख सकते हैं, जैसे में आप कंफर्टेबल महसूस करें। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, या जो लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो से जो है ज़्यादा इसका लाभ लोग उठा सकें। हमारा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मैं आपको कंप्लीट जो है, कोई भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा तो पूरा इसका जो है आपको कंप्लीट सीरीज मिलेगा। कंसेप्ट के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। आप देख के आप जो है क्लियर हो पाएंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आपसे जो है कोई एग्जाम का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं, देखते हैं। लाइट, प्रकाश, ऑप्टिक्स। तो देखिए प्रकाश जनरली क्या होता है, जैसे हमने बताया था आपको, जैसे कि ध्वनि क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है, तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। और ये किस फॉर्म में होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। हमने देखा भी था तरंग में दो टाइप की तरंग थी, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। अयांत्रिक ही आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। और साथ साथ आपको पता ही है कि प्रकाश की वजह से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। सभी जो है प्रकाश स्रोत एक प्रकार की क्या है, विकिरण है, रेडिएशन है। वो रेडिएशन क्या करती है, उत्सर्जित करती है। और ये जो विकिरण क्या करती है, वस्तुओं से परिवर्तित होती है और हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आपको ग्रीन कलर की कोई भी वस्तु है, यदि कोई भी ग्रीन कलर की वस्तु है, तो आपको एक ग्रीन क्यों दिख पा रही है, इसका वजह क्या है। तो इस पे जो है आपको प्रकाश की किरणें आती है, और इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है। तो ये जो आपका सरफेस है, ये जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का हमको सरफेस दिखता है। तो ये ग्रीन कलर दिखने का वजह ये है कि यहाँ से जो है ग्रीन कलर ही केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे जो है ऑब्जर्व हो पा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे कोई सरफेस, तो हमें क्या दिखेगा, हमें वाइट दिखेगा। यदि सारे कलर को ऑब्जर्व कर ले तो हमें कैसे दिखेगा, तो हमें सरफेस क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमको दिखाई देता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी प्रकाश स्रोत है, जो भी अवेलेबल है, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, सारे जो है रेडिएशन के फॉर्म में जो है उत्सर्जित करते हैं। अब प्रकाश के लिए क्या होना चाहिए, एक परिवर्तित जो है सतह होना चाहिए, परिवर्तित सतह हो। तो प्रकाश हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। प्रकाश का रेंज जो है, तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 400 से नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर तक है। प्रकाश जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश में केवल कुछ गुणों का व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन। एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड
कहीं कहीं आपको बुक में 8 मिनट 19 सेकंड देखने को मिलेगा, तो एप्रक्स आपका यही डाटा होगा, 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। ध्यान रखेंगे, इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होती है वो पृथ्वी तक आने में आपको 1.28 सेकेंड, ये किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल नहीं पूछा है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश होती है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगती है। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो आपको मान लीजिए चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश आता है इस पर, रिफ्लेक्ट है को क्या होता है हमारे पृथ्वी पे आता है, तो हम इसको देख पाते हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइट है आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगता है 1.28 सेकेंड। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है इसकी। तो देखिए वही सब कहानी लिखा हुआ कि जिन भी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं, अनुभूति हो पाती है, वो प्रकाश के कारण ही हो पाती है, चाहे वो प्रकाश सूर्य का हो या कृत्रिम प्रकाश हो। अब देखिए डे में हम लोग सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, रात में जो है हम लोग कृत्रिम प्रकाश का यूज करते हैं। तो ये सब बातें हैं, अर्थात हमने सारा आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया है कि किसी भी वस्तु को यदि देख पाते हैं हम लोग, तो उसका वजह क्या है कि किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जो उस वस्तु पर पड़े और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे। यदि नहीं पहुंचती है तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमने बता दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यही सब कहानी है इसमें। ये आपके एग्जाम में एक मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ, इससे आप याद करने में आपको काफ़ी जो है सहायता होगा। तो इसे आप देख ले, मैं इसको जूम कर देता हूँ। और ये जनरली जो है इस ट्रेंगल को आप यहाँ पे देखें, इस ट्रेंगल में यहाँ पे आपको लाल कलर दिख रहा है, ये हरा और ये नीला, ये बेसिक कलर है। लाल, हरा और नीला, ये आप तीनों को यदि मिलाएंगे तो आपको बन जाएगा, ये आपका श्वेत बन जाएगा। अब देखें आप, यदि लाल और नीला को मिलाते हैं आप तो मेजेंडा बनता है। यदि आप हरा और लाल को मिलाते हैं तो पीला बनता है। यदि आप हरा और नीला को मिलाते हैं तो श्यान बनता है। तो आप इस ट्रेंगल को बना लेंगे, ठीक है, एक ट्रेंगल बना लेंगे। ये कभी कभी जो है छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेंगल बना के यहाँ पे लिख लेंगे आप रेड, चलिए मैं लाल लिख देता हूँ इसे, ये हो गया आपका लाल। इसके अलावा यहाँ पे लिख लेंगे नीला, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे आप हरा। अब देखिए ये लाल और हरा को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा अपना, तो लाल और हरा को जब मिक्स करेंगे तो आपका कलर बनेगा पीला। ध्यान रखेंगे, सीधे पूछेगा लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा, पीला। हरा और नीला को मिक्स करेंगे तो आपका कलर बनेगा श्यान। यहाँ पे कलर दिख रहा होगा आपका, श्यान है, ये पीला है और ये मेजेंडा है, तो ये श्यान बन जाएगा। और लाल और नीला को मिलाने पे बन जाएगा मेजेंडा। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो बस इतना बात ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आपको सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये तीन रंग जो है आपको लाल, हरा और नीला, क्या है, प्राथमिक रंग है या इसको मूल रंग बोलते हैं। इन्हीं रंग को मिलाने से हमको अन्य रंग यानी द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। 23 हम वर्ण त्रिभुज में देख ही लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए नीला और हरा को मिलाने पे जो है श्यान बन रहा है, नीला और लाल को मिलाने पे मेजेंटा। तो ये सीरीज आप देख ही पा रहे हैं। देखिए पीला और नीला या हरा और मेजेंटा, लाल और श्यान को मिलाने पे श्वेत बन पा रहा है, या नीला, हरा और लाल को मिलाते हैं तीनों जो प्राइमरी कलर के, तभी आपको श्वेत मिलता है। या पीला और नीला को मिलाते हैं, पीला और नीला, देखें यहाँ पे ये आपका पीला है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए आपको ये पीला है, आपको ये नीला है, इसके बीच में आ रहा है आपको व्हाइट। ये हरा है, ये मेजेंटा है, इसको मिलाएंगे तो व्हाइट मिलेगा। श्यान और लाल को मिलाएंगे तभी भी व्हाइट मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे इसे। अब नेक्स्ट है आपको कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है, क्या होती है। तो देखिए प्रकाश तरंग हमने बता ही दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, एक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। निर्वात में इसकी गति जो है प्रकाश की, ये होती है आपको 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। इसको याद रखेंगे, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा। यदि ध्वनि का आपसे वेग पूछा जाता है तो 330 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 332 मीटर पर सेकेंड। ये 330 मिले या 332 मिले, दोनों ही सही है अप्रॉक्स। इसको आप देख लेंगे। प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं जब भी किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ यानी वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान देंगे। अब देखिए प्रकाश का जो है चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कांच से प्रकाश की चाल कम जो है, जल में उससे ज़्यादा, वायु में उससे ज़्यादा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का चाल। तो ये प्रकाश का क्वालिटी है, माध्यम के साथ इसका वेग बदलता रहता है, चाल बदलता रहता है। प्रकाश की प्रकृति जो है द्वैत होती है, डुअल होती है। डुअल कहने का मतलब क्या है, प्रकाश जो है तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है और पार्टिकल के भांति भी व्यवहार करता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश जो है तरंग और कणों दोनों के भांति व्यवहार करता है। तो वही लिखा है, प्रकाश की तरंग जो है प्रकृति, वेव्स ऑफ नेचर ऑफ लाइट। सर्वप्रथम जो है हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, वो बताए थे कि प्रकाश जो है तरंग की भांति व्यवहार करती है, और इसी बेसिस पे वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिद्धांत दे दिए थे। जैसे देख सकते हैं, प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, ये सब घटनाओं को जो है समझाए थे। लेकिन आगे चल के देखा गया कि प्रकाश जो है कणिका सिद्धांत एक आया, यानी प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। अब बाद में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश संचरण जो है छोटे छोटे बंडलों में, पैकेटों में होता है, और इसको फोटोन नाम उन्होंने दिया था। अब हमने बार बार बता रहा था कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसकी जो है एक नियत आवृत्ति होती है। तरंग है तो इसकी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी और एक तरंग दैर्ध्य भी होगा। तब इसमें जो है प्रकाश की गति क्या हो जाएगा आपका, तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे n लैम्डा। तो यहाँ पे देखेंगे v क्या है, प्रकाश की गति है, n क्या है आपको फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रकाश का आपका चाल निकल जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रकाश की तरंग जो है आवृत्ति उसे उत्पन्न करने वाले स्रोत पे निर्भर करती है। इस बात पे जरूर ध्यान देंगे कि जो प्रकाश की तरंग की आवृत्ति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल स्रोत पे डिपेंड करती है। अतः एक बार उत्पन्न हो गई जो प्रकाश की आवृत्ति है, माध्यम में परिवर्तन के साथ नहीं बदलेगी, तो केवल किस पे डिपेंड कर रही है। अब जैसे सोर्स आपका मान लीजिए सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट से जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है उसकी आवृत्ति क्या होगी, नहीं बदलेगी, चाहे वो किसी भी माध्यम में चला जाए। अब मान लीजिए सोर्स एक कोई बल्ब है आपका, 30 वाट का कोई बल्ब है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति सेम रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि सोर्स जो है, सोर्स पे डिपेंड करता है उसका आवृत्ति, ना कि माध्यम पे। चूंकि माध्यम में परिवर्तन पे प्रकाश का वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य भी बदलता है, तो प्रकाश का वेग बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगा, लेकिन आपका आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल सोर्स पे। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य वेग परिवर्तित हो जाता है, हमने बताया, और आवृत्ति इसकी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि तरंग दैर्ध्य जो है ऊर्जा के इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल होता है। यानी देखिए, प्रकाश की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या होता है, समानुपाती रिलेशन होता है, तथा तरंग दैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके आवृत्ति के, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा जो होती है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, तो ऊर्जा जो हो जाएगी आपको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके आवृत्ति की। यानी आपका आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको है तरंग दैर्ध्य, तो आपको पता है कि रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वैगनी यानी वायलट का जो है यहाँ पे सबसे कम होता है। तो वैगनी का सबसे कम होता है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप तरंग दैर्ध्य देख लेंगे। अब यहाँ पे ऊर्जा का देखिए, ये तो हमने बताया उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये तरंग दैर्ध्य का है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, रेड का है। तो हमने क्या बताया कि ये तरंग दैर्ध्य का क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये हो जाता है आपका ऊर्जा। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जा आपका वैसे वैसे कम होगा। तो आप सभी को पता है सबसे जो है कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसी के पास होगा, बैगनी के पास ही होगा। और सबसे ज़्यादा रेड का जो है वो आपको तरंग दैर्ध्य है, तो सबसे कम ऊर्जा इसी के पास होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। यानी प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अब कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो कोई भी आप स्मूथ सरफेस ले ले, पॉलिश किया होना चाहिए। जैसे मैं एक सरफेस ले लिया हूँ और इधर से पॉलिश किया हुआ है, और ये पीछे मान लीजिए ये कलई किया हुआ है, पेंटेड है। जैसे दर्पण होता है आप देखते ही हैं, तब क्या होता है, इस पे क्या होती है, प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण मान लीजिए, इस पे आपतित किरण आती है, और इस सरफेस पे चूंकि यहाँ पे पीछे पेंटेड है, कलई किया हुआ है, तो फिर यहाँ से क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ये जो आपको रिफ्लेक्ट होती है इस सरफेस से, देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखी जाएगा। देखिए कि प्रकाश का जो है परिवर्तन क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखें मैं जूम कर देता हूँ। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है, देख ले। ऐसे आपसे प्रकाश का परिवर्तन नहीं पूछेगा, कहाँ से परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका आपतित किरण, यहाँ से आपतित किरण है, यहाँ पे आ रही है, और देखिए यहाँ से परावर्तित किरण है, ये जो दिख रही है आपको, ये परावर्तित किरण है। आपको विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये जो आपको है, देखिए इसे, ये जो है आपको ये आपतित किरण है, और ये जो है आपको ये परावर्तित किरण है, और बीच में जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपतित किरण है, तो इसे हमने आई से डिनोट कर दिया, ये परावर्तित किरण आर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई बराबर आर होता है, ठीक है, ये इसका सरफेस है। यही आपका क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है। अब परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, जैसे आई बराबर आर होता है, जितने एंगल पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है वो। तो जितने पे प्रकाश की किरण जो है, यहाँ पे देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई है, तो एंगल ऑफ जो है यहाँ आपको रिफ्लेक्शन आर है, यानी आई बराबर क्या होगा आपका, आर होगा, आई बराबर आर होगा। ये पहला हो गया। आपतित किरण जो होती है, आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण सब एक ही तल में होते हैं, यहाँ पे दिख पा रहे होंगे आप। ये आपतित किरण हो चाहे परावर्तन जो है किरण, सारा क्या है, एक ही तल में, अभिलंब एक ही तल में। ये सब छोटे छोटे बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस पे क्या होता है। समतल दर्पण तो आपने देखा ही था, घर में हम लोग यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव एक सरफेस है, समतल होता है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल समतल होता है। तो दैनिक प्रयोग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। शीशा समतल दर्पण का ही उदाहरण है। पीछे इसके क्या करते हैं, पृष्ठ पे इसके चांदी या पारे का पॉलिश कर दिया जाता है, और पॉलिश की हुई चिकनी सतह क्या करती है, परिवर्तन का काम करती है। पीछे हम लोग पेंट कर देते हैं इसको। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मान लीजिए कोई भी समतल दर्पण है, आप जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे, आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो है, मान लीजिए डी डिस्टेंस है, तो आपका प्रतिबिंब भी इतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। डी डिस्टेंस पीछे ही बनता है, एक दूरी पे आप खड़े हैं तो एक दूरी पे ही बनता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे ही बनता है जितनी दूरी पे वस्तु आगे रखा हुआ होता है। आपने रियल लाइफ में इस सब को फेस किया होगा, अनुभव किया ही होगा। आगे देखते हैं, चलिए छोटे छोटे। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं इसका जो है 2 पार्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मेरा जो है टारगेट है कि मैं वीडियो जो है चैप्टर वाइज जो है बना पाऊँ, बट कभी कभी हमें 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंसेप्ट कवर करें, बट क्या है, हमारा टारगेट है कि जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी सारा कुछ समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो पाएगा। देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर, जिनको भी वीडियो लंबा लग रहा होगा तो इसको पार्ट वाइज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट जो है 30 मिनट एक पार्ट में देख ले, फिर जो है
आप 30 मिनट के बाद स्टॉप कर दें, फिर अगला 30 मिनट एक पार्ट में देख लें। ऐसे करके ब्रेक करके भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है कोई एडिटिंग का टीम नहीं है कि मैं वीडियो को जो है छोटे छोटे पार्ट में कट करके दिखाऊं, और मैं कोई एडिट वगैरह वीडियो में करता भी नहीं हूं, और एक्चुअली मेरा अपना भी कुछ पर्सनल काम है, तो मैं उसके वजह से जो है फुल्ली इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए जो है हमारा ये कार्य जो है हमेशा जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि आप सभी लोग जो है कंसेप्ट से वंचित ना रहें। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समतल दर्पण के बारे में। देखिए, तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बना होता है आकार में क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, पार्श्व उल्टा लेटरल इन्वर्स होता है, और काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन एक छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं कि मान लीजिए दो समतल दर्पण हम रख दिए, एक मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण हो गया, और दूसरा एक और हम समतल दर्पण ले लेते हैं, ये दो समतल दर्पण हो गया। इसके बीच मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसके बीच जो है कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति हो गया, तो अब इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या दो समतल दर्पण को किसी एंगल पर रख दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा उसके बीच वस्तु है, तो कितना इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देख ले, 360 बाई थीटा कर देंगे आप। अगर सम संख्या होगा तो प्रतिबिंब का संख्या क्या हो जाएगा, 360 थीटा माइनस 1। अभी मैं एग्जाम्पल देके आपको बता दूंगा। यदि मान लीजिए 360 बाई थीटा जो है विषम संख्या आता है, तो प्रतिबिंब का संख्या वही हो जाता है यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच कोण के समद्विभाजक पे नहीं हो। ठीक है, यानी मान लीजिए कहने का मतलब है कि एक समतल दर्पण ऐसा है आपको, और एक और समतल दर्पण आपको ऐसा है। ठीक है, तो दोनों का समद्विभाजक आप समझ ही रहे होंगे, जो दोनों को विभाजित कर रहा है। अगर वस्तु यहाँ पे नहीं हो, कहीं और भी हो, तब ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करेगा, आपको फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि मान लीजिए दो दर्पणों के बीच का एंगल जो है, मान लीजिए दे दिया है क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री है। क्वेश्चन आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर में, वहाँ पर कराऊंगा भी। तो दो एंगल के बीच, मान लीजिए दो दर्पण के बीच एंगल 30 डिग्री दे दिया है, बोल रहा है कोई व्यक्ति उसमें या कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइड क्या करेंगे 30, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखें 12 आ जाएगा। और 12 आप सभी को पता है क्या है, ये सम संख्या है 12। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो से जो है डिविजिबल होता है। तो ये 12 हो गया। अब 12 क्या आ गया, सम संख्या, तो देखिए यहाँ पे एक सम संख्या आ गया। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, -1 कर दीजिए इसमें, -1, यानी टोटल प्रतिबिंब उसका कितना बनेगा, 11। ठीक है, यही यदि विषम संख्या आता है तो हम क्या करते हैं, एज इट इज वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, जब समद्विभाजक पे रखा हो, यानी जो मैं इमेज दिखाया था, मान लीजिए दो दर्पण है, ये दोनों का जो पॉइंट यही है, इंटरसेप्ट पॉइंट यही है। तो यदि मान लीजिए वस्तु यहाँ रखा हो, तो उसके लिए क्या है, 360 बाई थीटा है। यदि विषम संख्या हो तो वस्तु दोनों दर्पणों के बीच कोण में समद्विभाजक पर रखी हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या -1 हो जाती है। और 360 बाई थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर हो जाए। आपका क्वेश्चन जो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो आप में कुछ लोग पूछते ही कि मान लीजिए ये 360 बाई, मैं बोल देता हूँ 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखें कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये 5 9 जहाँ 45 हो गया, ये 5 7 और 5 2, ये तो खैर एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। मैं दूसरा कोई डिजिट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये 360 है, डिवाइड में 35 ले लेता हूँ, ये देखिए 5 7 हो गया, ये हो गया आपको 5 7 5 2। अब देखिए ये जो है 7 जो है 72, ये डिविजिबल नहीं होगा, तो अप्रॉक्स जो है 10 टाइम्स आएगा, तो हम जो है यहाँ पे 10 आंसर मान लेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब समतल दर्पण से संबंधित जो है कुछ तथ्य है, देखें। अगर मान लीजिए आपको अपना पूरा इमेज देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आप कितने न्यूनतम लंबाई का समतल दर्पण लेके आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए हाइट जो है 6 फीट है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए, कोई व्यक्ति का हाइट जो है मान लीजिए 6 फीट है, तो इसको अगर यदि अपना पूरा इमेज देखना हो, यानी पूरा प्रतिबिंब देखना हो, पैर से लेके सर तक पूरे लेंथ को देखना हो, तो इसको कम से कम इसको हाफ लेंथ का जो है दर्पण लेके आना पड़ेगा, मिनिमम हाफ लेंथ।
यानी 6 फीट का है तो आपको कितना 3 फीट का दर्पण लेके आना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है, यदि मान लीजिए कोई स्थिर व्यक्ति है, अचानक समतल दर्पण की ओर यू चाल से दौड़ता है, तो उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो 2u चाल से दौड़ेगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये दर्पण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये जो है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है, तो इसका इमेज जो है इसके अपोजिट में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, छोटी सी बात है। नेक्स्ट देखें, एक और कंसेप्ट है, यदि आपतित किरण को समान रखते हुए दर्पण को थीटा एंगल पे घुमा दे हम, तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे कि दो समतल दर्पण अगर समानांतर में रख दिया जाए, जैसे हमने बताया था कि एक दर्पण आपका हमने ये ले लिया और इसके पैरेलल में हमने एक और दर्पण ले लिया। चलिए इसके पैरेलल में हम एक और दर्पण ले लेते हैं। ये दो जो है पैरेलल में रखा हुआ है दर्पण आपको। अब इसके बीच जो है सॉरी, इसके बीच जो है कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके इसके बीच खड़ा हो गया, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति इसमें बीच में खड़ा है, तो इसका कितना इमेज बनेगा इसमें, तो इसका इमेज बनेगा अनगिनत, इनफाइनाइट इमेज बनेगा इसमें। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, देखिए एक फॉर्मूला जो हमने बताया था 360/थीटा। अब देखिए दोनों समतल दर्पण के बीच में एंगल कितना था, तो अभी हमने पैरेलल में ही रख दिया था, तो एंगल कितना हो गया आपको 0, और ये क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो वैसे भी बाई फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो बहुरूपदर्शी में होता है, इस यंत्र की सहायता से जो है आपको जो भी रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, रंगीन कांच के टुकड़े के विभिन्न आकृतियाँ दिखाई जाती है, तो बहुदर्शी के रूप में इसका प्रयोग करता है। बहुदर्शी के लिए जो है 60 डिग्री एंगल पर जो है रखा जाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका उपयोग होता है परिदर्शी। इस उपकरण का इस्तेमाल जो है सेना के द्वारा जो है दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी किया जाता है। तो ये परिदर्शी बनाने का आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसे परिदर्शी बनाने के लिए क्या किया जाता है, दो समतल दर्पण को ले लेते हैं और 45 डिग्री एंगल पे हम लोग झुका देते हैं उसको, तो ऐसे आपका बन जाता है ये परिदर्शी, दूर के चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या है आपको, तो अब देखिए एक इमेज यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक आपको दर्पण हो गया। अब बीचों बीच में इसको क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस दर्पण का देखेंगे, तो यदि मैं सेंटर अगर पूछूं, मान लीजिए दर्पण हो गया, इसका सेंटर क्या होगा, सी ही हो जाएगा, और इसे मैं अभी ब्रेक कर दिया तो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो यही क्या होता है गोलीय दर्पण। अब ये दो तरह का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। इसी इमेज को आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पे। एक्चुअली में बाई कंसेप्ट जो है, अगर लेक्चर को बनाया जाए तो काफ़ी जो है टाइम लगेगा। मेरा कोशिश है कि मिनिमम टाइम में जो है, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले और आपका काम हो जाए। तो देखिए ये एक मान लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये एग्जैक्ट तो गोलीय दर्पण नहीं बन पाया है। देखिए ये आपका एक गोलीय दर्पण यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं बोला कि इसको बीचों बीच हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए इसका सेंटर होगा कुछ, ये सेंटर दिखेगा आपको, इसको बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो आपको जो है दो सरफेस दिखेगा। देखिए एक ये लेफ्ट में दिख रहा है और एक आपको राइट में दिख रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें, तो यदि मैं इस पार्ट को जो है पेंट कर दूं, कलई कर दूं, तो यहाँ से आपको एक दर्पण ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है,
ये जो है इसका पेंटेड पार्ट है। यदि मैं इसको अंदर पेंट कर दूं, बाहर पेंट कर दूं, बाहर, ठीक है, तो आपको ये कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, देखें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, धंसा हुआ जो होता है, और इसे हम बोलते हैं, देखिए उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो यही हम लोग दोनों देखने वाले हैं। इसका मेनली आपसे एग्जाम में यूजेज पूछा जाता है कि इसका यूज जो है हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यही देख पा रहे हैं आपको उत्तल दर्पण, देखिए ये भी गोलीय दर्पण का हिस्सा है। यहाँ पे आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ कोई मान लीजिए वस्तु रखी है, ये भी आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वस्तु जो है आपको, ये जो है इसका सेंटर हो गया, जो हमने देखा ही था, सेंटर का हाफ जो होता है ये इसका फोकस दूरी होता है, ये इसका पोल हो गया। अब आपको देगा कि आप फोकस दूरी और सेंटर के बीच रखें, कभी बताएगा आप सेंटर पे वस्तु रखें, कभी फोकस दूरी और पोल के बीच रखे, कभी अनंत पे रखे, तो जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया होगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब इसको आप बना के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। देखिए ये उत्तल दर्पण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि अनंत पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, जो हमने अभी इमेज दिखाया ही था। देखिए यहाँ पे देखेंगे इस इमेज को, देखिए यदि कोई अनंत पे वस्तु था, ये भी वस्तु था कोई यहाँ पे, ठीक है, ये भी वस्तु था, और इसका इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, तो आपको फोकस पे बनेगा। वैसे ही आप सारे कंडीशन को देख सकते हैं, और बहुत ही छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है। अब उत्तल दर्पण का कुछ उपयोग है आपके दैनिक जीवन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए रियर व्यू ऑफ मिरर है। उत्तल दर्पण काफी बड़े क्षेत्र के वस्तु को प्रतिबिंब में एक छोटे क्षेत्र में दिखा देता है। अब मान लीजिए जैसे कोई जो है, मान लीजिए व्यक्ति बाइक चला रहा है, तो इसके साइड में जो है ये उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसके बाइक के साइड में जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब क्यों लगा रहता है, इसके पीछे ये रीजन है कि इसके पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही है, मान लीजिए, इस सारे का इमेज जो है इस छोटे से दर्पण में आपको बना के दिखा देगा। तो इसका काम क्या है, इस सारे इमेजों को छोटा करके दिखाना। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, इमेज को छोटा करेगा। ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण क्या करेगा, इमेज को छोटा करेगा। तो उत्तल दर्पण का काम ही है कि काफी बड़े क्षेत्र के इमेज को, प्रतिबिंब को एक छोटे क्षेत्र में दिखा देना। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए वाहनों के साइड लाइट में हम लोग करते हैं, पहला ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उत्तल दर्पण इसलिए अधिक उपयोगी होता है, ठीक है, और इसका जो है प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। साथ साथ देखें सड़क के किनारे जो है परिवर्तक जो लैंप लगे रहते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें अवतल दर्पण, हमने बताया था आपको, ये आपको अवतल दर्पण हो गया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका चेंज हो गया, तो अवतल दर्पण का ही सेम कहानी वैसे ही आपको, ये जो है इसका उभरी हुई सतह जो है पॉलिश कर दी जाती है, ये वाली जो है पॉलिश कर दी जाती है, और अंदर वाली जो आपको सतह दिख रही है इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं। तो अंदर वाली सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं, और ये जो दिख रही है आपको ये पॉलिश कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, धंसा हुआ हो गया, इसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसके लिए भी सेम वही कंडीशन, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसमें इमेज वगैरह कहाँ बनेगा, तो उसके लिए देखिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे ध्यान देख लेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो आप इसको जैसे ही अपने कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर आएगा, बशर्ते आपका जो है सेंटर और फोकस लेंथ जो है बिल्कुल ही सही होना चाहिए। तो जैसे मैं एक सर्कल बनाया था, आप ऐसे सर्कल बना लें, और फिर सेंटर को जो है वहाँ पे सेंटर पॉइंट को नोट कर लें, उसका हाफ करें फोकस, और फिर कहीं वस्तु रखेंगे, आपका इमेज वैसे ही बनेगा। अनंत पे अगर रखते हैं तो देखिए फोकस पे बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। यही 4-5 कंडीशन दिया है। देखिए फोकस पे यदि रखते हैं तो अनंत पे बनता है, ये दो तो याद ही कर लें आप। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, फोकस पे बनेगा तो अनंत पे, इसमें छोटा बनता है, इसमें बड़ा बनता है, ठीक है। अब इस समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को फोकस क्या है, अनंत क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस इमेज में मैं बता देता हूँ। आप देखिए इसमें ये क्या है, इसका पोल है, ठीक है। देखिए इस इमेज में इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखें आप, तो ये आपका क्या है, देखें यहाँ पे, ये जो है आपका सेंटर पॉइंट हो गया,
ये जो आपको दिख रहा है ये सी, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, इसका हाफ ये क्या हो गया, फोकस हो गया आपका, और ये आपका पोल हो गया। अब कंडीशन देखिए क्या दे रहा है, अनंत और यदि सी के बीच रखने के लिए वहां पे देखिए क्या कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन देखें, पहला कंडीशन दिया आपको अनंत पे, अनंत पे रखते हैं। चलिए देखते हैं अनंत पे रख के। अब अनंत यानी आपको ये हो गया दिख रहा है लेफ्ट में, ये भी जो है एक अनंत पे अब आपका एक क्या है, वस्तु है। अब इसका इमेज इस पे कैसे बनेगा, तो देखिए एक रे हम लोग यहाँ से लेके आएंगे, इसके टॉप से एक रे लेके आते हैं, यहाँ से एक रे लेके आ गए, तो देखिए यहाँ पे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। एक और रे हम लोग इसके बॉटम से लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखिए ये बॉटम से लिए, 1 सेकेंड, एक रे हम लोग यहाँ बॉटम से लिए, यहाँ पे आया, और यहाँ से देखिए यहाँ से आपको ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। ये देखिए दोनों पॉइंट जो है कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, कहाँ पे, फोकस पे। आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, फोकस पे। ऐसे ही यहाँ पे एक दो रे और ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से एक रे लिया गया है, तो ये भी रे कहाँ कर रही है, फोकस ही जा रही है। नीचे आप ध्यान देंगे यदि, तो यहाँ से जो रे आ रही है ये भी फोकस ही जा रही है, तो यानी इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, फोकस है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऐसे ही आप कहीं भी सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रख के ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दो रे ले ले और इसे क्या करें, इंटरसेप्ट जहां भी करेगी आपका इमेज वहीं बनेगा। चलिए अब ये सब कंसेप्ट जो है आपको 9th और 10th क्लास में बताया गया होगा, जिसने भी पढ़ा होगा उस लोगों को, सारे लोग को याद आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग बनाते थे, वहाँ पे आपसे बनवाया जाता था। चलिए तो देखिए सब कंडीशन को ध्यान में रखेंगे आप लोग कि अनंत पे रहेगा तो आपका जो है बहुत ही छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जनरली क्या होता है, आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा ही बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक कहने का मतलब है कि जैसे ये दर्पण है आपका, ये हमने कल ही किया था, तो वस्तु यदि इधर है और आपका इमेज भी इधर ही बन जा रहा है तो वास्तविक होता है। आभासी कब बोलते हैं, जब वस्तु आपका लेफ्ट साइड में है, दर्पण इसका इमेज जो है इसके अपोजिट साइड में बने, इसे हम बोलते हैं आभासी। तो ये बनता है आपको उल्टा और वास्तविक, सारे में देखें तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो एक बात तो याद रख ले, अवतल दर्पण में कभी भी इमेज बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा। बाकी कंडीशन इसमें देख लेंगे, वक्रता के अंदर अनंत के बीच रहेगा तो फोकस और वक्रता के बीच बनेगा, छोटा ही बनेगा। अगर आप सी पे ही रख देते हैं तो आपका इमेज सी पे ही बनता है, समान आकार का बनता है लेकिन उल्टा बनता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक और बना के, यहाँ पे इसी में आपको एक बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, मान लो मैं किसी वस्तु को जो है सी पे रख लेता हूँ। चलिए हम सी पे एक वस्तु को रख लेते हैं, ये कोई हमारा वस्तु हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, रे लेके आपको आना है। आपका फोकस अभी होना चाहिए ब्लू कलर पे, ये पहला वाला इमेज पे नहीं। अब देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है, जो रे आएगी हमारे ऐसे गुजरेगी, ठीक है। अब चले कोई और एक हम लेके आ जाते हैं इसको चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इस इमेज को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आप जो है फिर इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो ये भी जो आपको सी से ही होके गुजरती है। ये दोनों जो है इसके बीच ही कटता है, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर नहीं विजुअल हो पा रहा होगा, ठीक है। ऐसे आप दो रे लेके आके और दिखा सकते हैं। चलिए बाकी हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। बाकी कभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इससे फिजिक्स के लिए, वो लेक्चर जो है काफ़ी आपको पार्ट वाइज में रहेगा, यानी लाइट चैप्टर ही आपको 4-5 पार्ट में रहेगा, तो वहाँ मैं एक एक चीज़ को डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी ये आपके लिए काफ़ी है, अभी ध्यान में रखें। फोकस और वक्रता के बीच अगर रखते हैं तो वक्रता और अनंत के बीच बनता है, बड़ा बनता है। फोकस पर रहते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, अनंत पे बनता है। और फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ये बड़ा बनता है, ध्यान रखेंगे। अब अवतल दर्पण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखें, अवतल दर्पण का आपका उपयोग हो जाता है, देखेंगे इसका उपयोग होता है आपको, देखें यहाँ पे, तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट, जो हेडलाइट लगी रहती है, और हेडलाइट के रूप में भी अवतल दर्पण शक्तिशाली और समानांतर किरण प्रदान करता है। तो ये सब हो गया। साथ साथ नेक्स्ट है आपको चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अब देखिए उत्तल दर्पण आपका छोटा प्रतिबिंब कर रहा था, ये बड़ा कर रहा है,
दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में शेविंग जो भी करते हैं हम लोग, दंत विशेषज्ञ जो भी होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आँख, नाक, कना, जो भी कान और गला के जो डॉक्टर होते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी आपको अवतल दर्पण ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके दांत को जो है उनको बड़े साइज में देखना है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में भी अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है अपवर्तन। तब देखेंगे, हमने बताया था जब चैप्टर हम लोग शुरू किए थे कि जब भी प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करती है, वो अपना वेग बदल देती है। अब देखें यहाँ पे इस इमेज में, देखिए ये आपका जो है, ये मीडियम है आपका वायु, ये क्या है, वायु, और ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये है कांच मीडियम। तो देखिए आपतित किरण यहाँ से आ रही, यहाँ बिल्कुल सीधे आ गई। अब इसे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। बट यहाँ पे देखे, ये सीधे ऐसे ना निकल के ये थोड़े से जो है यहाँ पे देखेगी, देखिए इसको, ये थोड़े से क्या हो गई, ये मुड़ गई। देखिए कितना मुड़ गई है, आपको दिखेगा सीधे, यहाँ से देखिए ये मुड़ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जाना चाहिए से सीधे, बल्कि ये क्या हो गई, मुड़ गई थोड़ी सा एंगल। तो इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन, यानी सीधे ना निकल के मुड़ जाना। अब देखिए ये वायु है और ये क्या है, कांच है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ आपको, ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक है, डेंस है। तो यहाँ पे अभिलंब की ओर ही झुक जाती है, जबकि उल्टा करते तो ये अभिलंब से दूर भागती, ठीक है। तो बाकी जो है बाहर जब जैसे एयर में निकलेगी तो फिर पैरेलल में ही हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फिर कुछ और कंसेप्ट। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी मेरा कोशिश रह रहा है कि कम से कम टाइम में आपको सारा चीज़ बताऊं। तो मैंने जो इमेज देखा है उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और वही कंडीशन दिया है कि जो अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब की ओर झुक जाती है तो द्वितीय माध्यम में प्रथम माध्यम की अपेक्षा सघन होता है। दो कंडीशन दिया है, इसका भी कुछ नियम है, देखें अपवर्तन का नियम। तो एक तो होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं, आपने देखा ही था। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण का जया जो होता है तथा अपवर्तन कोण का जया, उसका अनुपात कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग स्नेल्स का नियम कहते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए स्नेल्स का नियम क्या है, तो साइन आई अपन साइन और इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखें कुछ जो है माध्यम में अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का चाल। इस डाटा को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे देखेंगे, ये आपको है निर्वात, निर्वात या वायु, ये आपको माध्यम है, ठीक है। तो ये माध्यम हो गया, इसे मैं थोड़ा सा नीचे और कर देता हूँ। देखें ये जो है आपका माध्यम हो गया। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे। अपवर्तनांक इसका बहुत कम है, 1.003। कांच में देखें तो प्रकाश का चाल आपको इससे थोड़ा कम हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अभी अपने देखा भी था। अपवर्तनांक 1.52। टारपीन का तेल थोड़ा सा इससे ज़्यादा। इसके अलावा देखें जल में कांच से थोड़ा ज़्यादा, रॉक साल्ट में लगभग आपको कांच के इक्वल ही, और हीरा में देखें तो इसमें चाल जो है सबसे कम है इसका, 1.24 × 10⁸, क्योंकि ये डेंस जो है सघन माध्यम है। लेकिन यहाँ अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखेंगे हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, जबकि निर्वात का 1.03, कांच का 1.52, तारपीन का तेल 1.44, जल 1.33 और रॉक साल्ट 1.54। बुक के बारे में मैं आपको बता ही दिया था कि मैं दृष्टि का जो है बुक यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि कंटेंट के लिए मेरे पास अभी एक्चुअली टाइम है नहीं, बाकी यहाँ पे जो भी कंसेप्ट नहीं कवर हो पा रहे होंगे मैं एक्स्ट्रा में करवा दूंगा। तो हमने बता दिया आपको, आप सब ने समझ लिया होगा। एक होता है अपवर्तनांक। हम जानते हैं कि जब भी जो है प्रकाश की किरण, जब भी आपको प्रकाश की किरण एक देखे, जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की घटना के कारण वो अपनी दिशा बदल देती है। वही सब बातें लिखी हैं जो दो माध्यमों को युग्म के लिए दिशा परिवर्तन के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। ये भिन्न भिन्न माध्यमों में
जो है सापेक्षिक चाल अलग अलग होता है। एक निरपेक्ष अपर्तनांक होता है, ये क्या होता है? मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक। निर्वात में तो चाल फिक्स है, आप सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो भी आप माध्यम ले रहे हैं उसमें चाल से डिवाइड करेंगे तो वही आपका निरपेक्ष अपर्तनांक आ जाएगा। अब देखिए अपवर्तन के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण आपसे डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखिए, जल से भरे किसी भी बर्तन अथवा किसी तालाब आदि में वास्तविक अपेक्षा कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। जैसे आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ एक दो। आप क्या कर ले, कांच का एक ग्लास ले ले, कांच का एक ग्लास ले ले, ये जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, कांच का जनरली ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लें। इसमें क्या करें, आप जल भर दें, जल इसमें भर दें, ठीक है। चलिए आप जल भरेंगे, हाफ जल भर दें, इसमें पूरे में जल ना भरें, हाफ पार्ट में आप जल भर दें। इसके बाद क्या करें, इसमें कोई भी आप सिक्का डालें, कोई भी सिक्का डालें तो आपको ये उठा हुआ प्रतीत होगा। नहीं तो एक और आप प्रयोग क्या कर सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसमें एक पेंसिल डालें। तो पेंसिल जनरली, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसमें एक पेंसिल डालेंगे, इसमें आप एक पेंसिल डालेंगे, ठीक है। तो पेंसिल डालेंगे तो जैसे मैं डाला ऐसे ही दिखना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं दिखता है ये पेंसिल आपको, ये कुछ यहाँ पे मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से तो ऐसे ही दिखेगा जो जैसे दिख रहा है ईयर में, लेकिन जैसे इस माध्यम में आएगा कांच में तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको मुड़ जाएगा, ठीक है। आप ये प्रयोग को करके देख सकते हैं, यही जो है आपका अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। तो जल से भरे किसी बर्तन में, किसी तालाब में आप जो है वास्तविक अपेक्षा, अब जो मछली वाले मछुआरे होते हैं तो उनको मछली जो है कुछ नीचे दिखती है, नहीं कुछ ऊपर दिखती है उनको मछली, क्योंकि क्या करता है, कुछ ऊपर दिखाता है आपको। तो जब भी वो शिकार करेंगे तो क्या करेंगे, शिकार थोड़ा सा नीचे समझ के करेंगे। ये उनको अपवर्तनांक के बारे में तो नहीं पता होता है कि अपवर्तनांक है, बट उनको ये बात पता होता है। ये जो मैं बताया कि जल में भरे बर्तन में सिक्का डाल दीजिए, ठीक है, चाहे जल के अंदर जो मछली है, ठीक है, आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है उसकी, ठीक है। पानी से भरे कांच के ग्लास में यदि नींबू डाल दिया जाए तो देखिएगा नींबू जो वास्तविक आकार से ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको। तो ये सब इसी का उदाहरण है। किसी द्रव में भरे बर्तन में पेंसिल या अन्य जो है सीधी छड़ डाल दे, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है आपको, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य होता है वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से कुछ बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति चपटी तथा अंडाकार प्रतीत होती है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व की परतें पाई जाती है। रात्रि के समय जब तारे प्रकाश के पृथ्वी की ओर चलता है तो यह मंडल में विभिन्न परतों के द्वारा प्रतीत होता है। अतः पृथ्वी से देखने पर हमें क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि क्या है, ये मेरा दृष्टि भ्रम है, तारे कभी टिमटिमाते नहीं है। तारे भी क्या है, जस्ट लाइक आपको सन के जैसे ही है, लेकिन वो हमारा दृष्टि भ्रम होता है। प्रकाश का एक होता है कंसेप्ट पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कहने का मतलब है, जैसे एक मान लो मैं ट्यूब ले लूँ यहाँ पे, इस ट्यूब में मैं क्या करूँ, इस एंगल पे जो है प्रकाश को, एक ट्यूब है आपको ऑप्टिकल फाइबर कंसेप्ट में आगे इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस एंगल पे हम लोग यहाँ पे प्रकाश की किरण को छोड़ें, यहाँ पे इंसिडेंट करें, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो, फिर ऐसे आए, फिर रिफ्लेक्ट हो, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ये बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, बाहर चला जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, ये क्रांतिक कोण वगैरह कंसेप्ट है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक क्रांतिक कोण से जो है ज़्यादा होना चाहिए तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दैनिक जीवन में जो है कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखें यहाँ पे, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है, जब रेगिस्तान में कोई यात्री जो है दूर से पेड़ को देखता है तो उसे पेड़ का एक उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। ये भी क्या एक भ्रम ही है। पेड़ के आसपास तालाब है,
या किसी दूरस्थ वस्तु पर इस प्रकार के बना उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिभ्रम कहलाता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कोई मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो ये पेड़ देखे, वास्तविक जो है पेड़ आपको दिख रहा होगा, वास्तविक हाइट आपका इसका यही है पेड़ का, लेकिन यहाँ पे नीचे भी बनते हुए दिख रहा है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। साथ साथ हीरा जो इतना चमकीला दिखाई देता है आपको, उसके पीछे भी रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्रांति कोण का मान बहुत ही इसमें कम हो जाता है। तो हीरा का चमकना भी किसके वजह से हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी। अब देखिए एक एंडोस्कोपी टेक्निक होता है, ये जो है डॉक्टर यूज करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या होता है, इसमें भी इसी टेक्निक का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। इसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों को हम लोग देखने के लिए करते हैं। एंडोस्कोपी में जो है प्रकाश तंतु जो होता है, इससे बनी हुई प्रकाश की नलिका का उपयोग, प्रकाश तंतु नलिका का उपयोग जो है किया जाता है, और इस यंत्र में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर का जो भी पार्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी का लीवर सही है कि नहीं, या किसी का जो है, बात करूं मैं गुर्दे की, तो यानी अंदर के पार्ट कोई सही है नहीं है, डॉक्टर इसका परीक्षण करते हैं। कान का आंतरिक परीक्षण के लिए किया जाता है, पेट का आंतरिक निरीक्षण के लिए गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है ये करता है, गले और फेफड़े के लिए सब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपको प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु का उपयोग जो है श्रव्य तथा दृश्य संकेत भेजने के लिए हम लोग करते हैं लंबी दूरी तक, और इसी टेक्निक का यूज अभी हो रहा है, और गांव गांव जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जा रहे हैं। तो प्रकाशीय तंतु इसी कंसेप्ट का यूज करता है, यहाँ पे श्रव्य और दृश्य संकेत दोनों भेजे जा सकते हैं। जैसे एक आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखें, यहाँ पे मैं जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये देखें यहाँ पे, ये आपको जो है कोई ट्यूब है, मान ले केबल है, तो इसमें इस एंगल पे डाला जाएगा प्रकाश कि ये जो है आपको ट्रेवल करके यहाँ पे निकल जाए। ऑप्टिकल फाइबर कंसेप्ट में यही है। बाकी एक देख ले, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जैसे आपको मान लीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपित करना है, तो आप व्हाइट प्रकाश को लेके आए और एक प्रिज्म मार्केट में मिलता है, प्रिज्म खरीद ले, तो आप देखेंगे ये 7 भागों में आपको बटा हुआ दिखेगा। सबसे नीचे आपको बैगनी और सबसे ऊपर लाल दिखेगा। तो प्रिज्म का यूज किया जाता है, इसमें बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी आपको सबसे नीचे दिखेगी। लाल का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल जो है आपको ऊपर दिखेगा। ठीक है, एक इंद्रधनुष आपका बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदों द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही बनता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन सम्मिलित उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष का बनना जो है किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अलावा अपवर्तन और परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसमें लेंस के बारे में हमको पढ़ना है। लेंस कितने तरह के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, इसका उपयोग क्या है। और जैसे आप लोग दर्पण देख रहे थे वैसे लेंस हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवन, प्रकीर्णन क्या होता है, ये सब हम लोग कंसेप्ट देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, आप जनरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बाकी हम लोग स्टेट पीसीएस भी देखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या इसमें बदलता है? नहीं बदलता है। तो हमने बताया क्या नहीं बदलता है, वेग इसका बताइए, वेग या गति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। तो हमने देखा था आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। हमने क्या बताया, ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, सोर्सेज पे, किसका जो है क्या आपका सोर्स है, स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति जो है आपको नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पे पहुंचता है तो 8 मिनट लगभग 19 सेकंड या 20 सेकंड। तो यहाँ पे आंसर देखिए 8 मिनट है। ठीक है, 10 मिनट है, तो चूंकि बीपीएससी ऑप्शन देता है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इसे हम अप्रॉक्स आंसर नहीं करेंगे। यदि ऑप्शन ई नहीं होता तो हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन ई टिक करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें आपको क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे प्रीवियस ईयर जो भी आए हैं, और जो भी कंसेप्ट बचे हैं लेंस और मानव नेत्र के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। बाकी थोड़े छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट बचे हम लोग करेंगे।
तो आप लोग लेक्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इसे, ताकि जो है मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।